गुड इवनिंग लंदन। मैं हूं अहमद शाहीन। मैं हूं नीलम अस्तम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जीपीयू की रजिस्ट्रेशन ग्लोबल पीस एंड यूनिटी इवेंट जो होने जा रहा है 19-20 अक्टूबर को एक्सेल लंदन में, इस्लाम चैनल आप लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है उसके लिए आपने इवेंट के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करा चुकी होगी। QR कोड भी आप हमारे शो में देख रहे होते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पे जाके फर्दर डिटेल्स भी ले सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर स्टॉल्स भी आप लगा सकते हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट है आपकी और आप चाहते हैं कि उसको कम्युनिटी में रोशनास कराएं, आप यंग एंटरप्रेन्योर हैं या फ्रेश एंटरप्रेन्योर हैं और आप की प्रोडक्ट्स की अभी बहुत बड़ी मार्केट्स में रीच नहीं हुई, तो आप यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अहमद, जो कि 19-20 अक्टूबर को मिलने जा रही है। 19-20 अक्टूबर एक्सेल लंदन में ग्लोबल पीस एंड यूनिटी जो फेस्टिवल है उसका इनेकाद हो रहा है। काफ़ी अरसे बाद ये मुनक्किद हो रहा है, और लेकिन हमेशा की तरह या शायद उससे भी बड़ा जो है वो प्लान किया गया है इस बार। तकरीबन 9-10 साल का अरसा नीलम एक बहुत बड़ा अरसा होता है। बहुत जो इस्लाम चैनल के पुराने नाज़रीन हैं उनकी जानिब से हम देखते हैं कि बहुत बार इस हवाले से पूछा भी जाता था कि आप जो अगला GPU है वो कब होगा, और आखिरकार 2024 मैं कहूँगा वो खुशकिस्मत साल है कि जिसमें इसका इनेकाद हो रहा है। और 19-20 अक्टूबर को यकीनी तौर पे बड़ी तादाद में जो हमारे नाजरीन हैं और मुख्तलिफ शहरों में रहने वाले जो अफराद हैं यहाँ पे बरतानिया से, वो आएंगे, लंदन एक्सेल का रुख करेंगे। और जैसे नीलम ने बताया कि वहाँ पे आपकी दिलचस्पी की और हर जो एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की दिलचस्पी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। वहाँ पर टॉक्स होंगी, मुख्तलिफ सेमिनार्स होंगे, मुख्तलिफ एग्जीबिशंस होंगी, जैसे नीलम ने डिटेल में बताया कि स्टॉल्स होंगे मुख्तलिफ। उसके साथ साथ फूड कोर्ट होगा जो बहुत बड़ा और ज़बरदस्त किस्म का अरेंज किया जा रहा है। और इसके अलावा यकीनन जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, और इस तरह से बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप एक भरपूर फैमिली डे गुजार सकते हैं। बिल्कुल, ये एक्साइटिंग इवेंट, ये बहुत आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिटी के साथ नए दोस्त, नए अहबाब बनाने के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए, कुछ नई इंफॉर्मेशन जानने के लिए कि मार्केट में कितने ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, कितने ऐसे ब्रांड्स आ चुके हैं कि जो कि आपके अपने हैं, जिसके लिए आपको सोचना भी ना पड़े कि अगर फूड से रिलेटेड आइटम्स हैं कि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो इस्लामिकली हों और इस्लामी तालीमात के मुताबिक हों, हलाल हों। अगर जैसे फैब्रिक है, जैसे और ब्रांड्स हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में, बहुत ही अच्छा जो टैलेंट है, लोकल टैलेंट है, उसको प्रमोट करने का भी ये मौका है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर आपसे इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। वैसे अहमद, आपने कहा कि ये 9-10 साल के बाद होने जा रहा है। बिल्कुल 2013 में आखिरी जो है वो मुनक्किद हुआ था। तो यकीनन एक एक्साइटमेंट होती है। इसके दौरान हम जानते हैं नीलम के लास्ट ईयर बर्मिंघम में एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन LPM लाइफ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, बहुत ज़बरदस्त थी। उसके अलावा जो हर साल इस्लाम चैनल ईद गाला का अहतमाम करता है, उसके साथ जो बिज़नेस अवार्ड्स हैं वो मुनक्किद करते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ तो अपनी जो है वो जारी रहती हैं, लेकिन इस तरह की 2 दिन की एक पूरा जो फेस्टिवल, चूँकि इसको नाम दिया गया है, तो वो फेस्टिवल हकीकतन फेस्टिवल होगा कि इसके अंदर तमाम वो एक्टिविटीज़ जो मुख्तलिफ टुकड़ियों की सूरत में तो इस्लाम चैनल करता रहता है, लेकिन वहाँ पे ये तमाम जो हैं वो मुनक्किद होंगी। फिर लाइव प्रोग्राम्स जो हैं वो वहाँ से नशर किए जाएंगे। बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं पूरी दुनिया से वो वहाँ पे तशरीफ़ लेके आ रही हैं, उनसे मुलाकात होगी। हाइलाइट्स दिखा देते हैं और फिर आके गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे कि गुज़िश्ता जो GPU हुआ था उसकी जो हाइलाइट्स हैं वो भी दिखाएंगे। और अभी आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ होने जा रहा है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप किसी भी तरह इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिखाते हैं आपको इसकी हाइलाइट्स। Here we are. It was a dream for us to bring such magnificent number from the Muslim community in Britain. We're very proud to see so many Muslims from so many places, so many backgrounds coming together for this global peace and unity. It is my pleasure and my privilege to be here not just as myself, but to be here as a Member of Parliament
I am honored to be in the presence of Muslims and those of other faiths from across the world here in London today. I would like to thank the organizers, sponsors, and the Islam Channel for inviting me. For those of us here who are not Muslim, it's perhaps a time to reflect upon the contribution that Muslim communities make to wider society. Indeed, wandering around the exhibition hall, it has been a huge joy to see the levels of happiness and enjoyment, palpable enjoyment, as this event takes place. It's the first time I've said that in a public place, and I couldn't think of anywhere better to share it than with people like you. Congratulations to the Islam Channel and everybody else who is involved in backing this great event. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. We believe that Israel is breaking the law by blockading Gaza, by building settlements, by building the wall on Palestinian land. The theme of this conference is what? The sanctity of life. We are first and foremost Muslims, and we are proud to be British Muslims. And congratulations as well on achieving the huge scale of this event once again. When Bush said God told him to go into Iraq, that was not only a lie, because God does not have an office in the White House, but also it was a dangerous thing to say. The fear that Islamophobes are creating in the hearts of their own people against another segment of their people is a fear that is Unity and diversity. The theme of this conference is freedom for all. A conflict that requires the attention of the whole world to bring it to an end by ending the Israeli occupation. But I wanted to join you here today for what is just an amazing event with so many people here. On the theme of this festival, this year's festival, freedom for all. And we all belong to one forefather, Adam, peace be upon him. जी नीलम, इसमें हमने देखा कि बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे जो मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं और पॉलिटिशियंस भी उसमें हैं। यहाँ पे बरतानवी उस वक्त के जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं उनको हमने देखा, उनके ख़यालात जो हैं मुख्तसरन ही सही। तो इस दफ़ा भी यही प्रोग्राम है कि दुनिया भर में वो लोग जो जस्टिस के साथ खड़े होते हैं, जो एक यूनिटी की बात कर रहे होते हैं, उनको मदऊ किया जाए, उनके ख़यालात जो हैं वो सुने जाएं। और उसमें यकीनन बहुत ज़बरदस्त मुकर्रीन आ रहे हैं, वो अपना पैगाम जो हैं अब वो शेयर करेंगे उन हाज़रीन के साथ। बिल्कुल, इस हवाले से आने वाले हम अपने शोज़ में भी आपके साथ अपडेट्स शेयर करते रहेंगे। अभी कुछ न्यूज़ भी शामिल कर लेते हैं और एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, उसी से आज हम आगाज़ कर लेते हैं। अहमद, अक्सर आपने देखा होगा कि गाड़ी चोरी की बड़ी खबरें आती हैं, या पाकिस्तान में देखें तो मोटर बाइक किसी की चोरी हो गई, किसी साइकिल चोरी हो गई, लेकिन आपने क्या कभी ये सुना है कि कोई ट्रेन चोरी करके ले गया? ट्रेन नहीं, वो असली वाली है खिलौने वाली? नहीं, खिलौना असली ट्रेन कोई चोरी करके ले गया। अच्छा, उसके बाद ऑब्वियसली वो ट्रेन पकड़े में गए। से तो कोई चोरी हो सकती है, पूरी ट्रेन वो बेचारे रखे, उसको बेचारे तो नहीं, लेकिन वो रखेंगे कहाँ? चोरी करके ले नहीं गए मतलब कहीं, लेकिन ट्रैक पे ही चोरी की और ट्रैक पे ही उसको ड्राइव किया और तफरी के लिए। ये एक 17 साला नौजवान लड़का और लड़की अमेरिका में न्यूयॉर्क सबवे ट्रेन में ट्रेन जब वहाँ पे पार्क हुई हुई थी, इन्होंने वो ट्रेन वहाँ से स्टार्ट की और उसमें सैर की और उसकी वजह से एक और जो ट्रेन वहाँ पे पार्क थी उसको नुकसान पहुँचाया और सारी तफरी करने के बाद वापस जो है इन्होंने पार्क किया। और फिर पुलिस ने इनको अपनी तहवील में लिया और इन्होंने बताया कि सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए, फॉर फन, इन्होंने ये चोरी की थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये अपनी तरह का एक अनोखा वाक़या है कि आप ट्रेन ही भगा के ले जाएं। हमने और बहुत सारी बातें सुनी थी, लेकिन ये ट्रेन चोरी और ट्रेन भगा के लेके जाना, ट्रेन को तफरी के लिए चोरी करना, ये बड़ा एक अछूता और अनोखा आइडिया यकीनी तौर पे। और उससे देखे ना
यकीनन जो परेशानी क्रिएट हुई वो तो हुई होगी और उसके लिए तमाम चीज़ें जो हैं वो हैरानी भी हुई होगी, लेकिन ये जो आपने कहा ना कि ये छूता आइडिया है, अनोखा आइडिया है कि बहुत कम ही किसी के जहन में आया होगा कि भाई एक ट्रेन खड़ी है तो चलो कुछ तफरीह की खातिर उसको स्टार्ट करें। खड़ी है, किसी को क्या तकलीफ दे रही है, चलो इसको थोड़ी सी सैर करा के लाते, कहीं इसका बेचारी का दिन बुरा जा रहा होगा, इसका दिन अच्छा कर देते हैं, खड़ी खड़ी कहीं थक ही ना जाए, इसको घुमा फिरा के लाते। अच्छा नीलम, हो सकता है उनके वो जो आपको भी बचपन में, अभी भी यहाँ पे तो ट्रेन का सफ़र एक मामूल की बात है ना, लेकिन जैसे अगर पाकिस्तान में वो चूँकि ट्रेन का सफ़र सिर्फ दूसरे शहरों में जाने के लिए किया जाता था तो कम होता था, तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ भी होता था और ये शौक़ होता था कि हम जिस डब्बे में सवार हैं उससे अगले डब्बे में क्या है, या फिर जहाँ पर ट्रेन ड्राइवर बैठता है वहाँ से वो मंज़र कैसा आता होगा। ये मुझे कभी बजाते खुद जाके मौका तो नहीं मिला, लेकिन उस वक्त ये जहन में आया करता था। तो हो सकता है उनके भी कोई बचपन में ऐसी स्टोरी हो और उन्होंने कहा कि ड्राइवर मौजूद नहीं है, हम खुद ही जाके देख भी लेते हैं और अगर मौका मिला तो उसको चला भी लेते हैं। लेकिन जो उन्होंने ऑब्वियसली ये खतरनाक काम उन्होंने किया है और इससे कोई खुदा न खास्ता बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं, हर सूरत हाल कंट्रोल में रही। लेकिन उनका, मुझे आपकी एज भी, यू आर जस्ट 17 और 18 और आप बड़ी चोरी कर रहे हैं, आप ट्रेन चोरी कर रहे हैं और फिर ट्रेन में जाके आप उसको ड्राइव भी कर रहे हैं। और ट्रेन ड्राइव करना, इसके लिए बहुत हौसला चाहिए होता है। मुझे लगता है उन्होंने इसको कोई राइड समझा है कि वो जो आप जाते हैं ना कोई इस तरह के थीम पार्क्स में और ये और वो कि वो वाली ट्रेन है, वैसे वो बड़ी अच्छी लगती थी ट्रेन, शांगा मांगा वाली, इकबाल पार्क वाली। हाँ, वो एक अट्रैक्शन हुआ करती थी। अच्छा, अब ये इसको इन्होंने पता नहीं चलाने की ट्रेनिंग कहाँ से ली होगी, क्योंकि ट्रेन गाड़ी की तरह तो नहीं कि आपने चाबी घुमाई और वो चल गई। हो सकता है अब जो टेक्नोलॉजी की मदद से जो मुख्तलिफ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी मदद से कुछ सीखा हो, तो ये भी एक बहरहाल क्रिएटिविटी है। लेकिन हम इस बात पे शुक्र करते हैं कि चले, ये एक डेंजरस काम था, किसी को भी नहीं करना चाहिए, बहरहाल उनसे सरजद हो गया, लेकिन इसमें कोई जानी नुकसान या कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और ट्रेन की नीलम बात हो रही है, ट्रेन के सफ़र की बात हो रही है, और आपने जो वो कहा ना कि जो हम मुख्तलिफ जब पार्क्स में जाया करते थे, यहाँ भी आपने देखे होंगे कि वो उसी तरह से छोटी छोटी ट्रेन्स होती हैं जो पूरे आपको उस पार्क का या जो भी तफरीही जगह होती है उसका आपको एक टूर कराती हैं, विजिट कराती हैं। तो आपको बचपन में शौक था, उसमें क्रेज़ था बैठने का? मुझे तो आज भी बहुत शौक है। मैं अगर मेरे बस में हो, मैं गाड़ी कभी ना लूँ, मैं एक ट्रेन ले लूँ। मेरा ख्याल से मेरे जो आइडियाज़ है ना, वो ये जिन लोगों ने चोरी वाले आइडियाज़ नहीं, लेकिन वैसे ट्रेन में बैठने वाले आइडियाज़ जो हैं वो इनसे, लेकिन वो जो अभी अंडरग्राउंड ट्रेन्स, वो जो सफ़र करना पड़ता है आपको एक जगह से दूसरी जगह, उसका शौक आपका एक हफ्ते में पूरा हो जाता है। क्योंकि वो फिर ऑब्वियसली एक तो स्टेशन 15 मिनट्स की वॉक पे पहले वॉक करो, फिर दूसरे स्टेशन से कहीं और वॉक करो, तो वो नहीं। लेकिन ये जो तफरी के लिए ट्रेन्स होती हैं, रिक्रिएशनल पर्पसेस, मनाजिर भी नज़र आ रहे होते हैं ना, आप उसको एंजॉय कर रहे थे, जर्नी को एंजॉय कर रहे थे, इवन खुली होती है वो हर तरफ से। हाँ, जो एक शहर से दूसरे शहर में भी ट्रेन्स जाती हैं, उसमें भी सफ़र का अभी तक कुछ चार्म बाकी है। उसकी यही वजह है कि आपको मनाजिर जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, या अमूमन चूँकि लोग उसको बहुत ज़्यादा रूटीन में नहीं करते, शहर अपने शहर में तो करनी पड़ती है सफ़र बहुत सारे लोगों को रोज़ाना भी, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर तो कभी कभार ही जाना होता है अमूमन ज़्यादातर लोगों का, अगर वर्क पर्पज़ के लिए वो नहीं जा रहे, तो इसलिए उसमें शायद थोड़ी सी अट्रैक्शन, थोड़ी सी कशिश जो है वो बाकी हो। और यकीनन अगर किसी तफरीही मकाम पे हो, आपने देखे होंगे यहाँ पे अगर हम स्कॉटलैंड के बाज़ मनाजिर बहुत ज़बरदस्त नज़र आते हैं ट्रेन के सफ़र के दौरान, और उसमें वो एक ब्रिज भी बड़ा मशहूर है, वो बहुत सारी जगहों पे उसकी मंजरकशी की जाती है, जो वो सीन है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह के जो मनाजिर हैं ना, वो ट्रेन के सफ़र में आपको देखने को मिलते हैं। और एक बहुत फेमस मूवी जो हैरी पॉटर, वो भी चूँकि ट्रेन के सफ़र से मुतल्लिक है। तो इस तरह से बहुत सारा जो ट्रेन के सफ़र से जुड़ी यादें, अगर उसके ऊपर मेरा ख्याल है हम बहुत तवील अच्छा एक और भी बात कर सकते हैं। ये सारी यादें, वो भी आपने कभी बचपन में गेम खेली है, चलो ट्रेन खेलते हैं, ट्रेन बनाते हैं, बच्चे ट्रेन बनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, वो बड़ी मज़े की गेम। यकीनन, हाँ, यकीनन वो बच्चे उसको खेला करते हैं। शायद अभी भी ये रवाज हो, कहीं पे हो। और जो आपको पता नहीं आपने वो मुशाहिदा किया या नहीं, मुझे आज तक याद है कि जब वो बच्चे खेला करते थे ना, तो जो सबसे आगे इंजन बनता था उसको आवाज़ भी निकालनी पड़ती थी, सीटियाँ उस तरह से बजानी पड़ती थी। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त और ऐसा एक्सपीरियंस है, शायद हमारे दौर के हर बच्चे ने इसको एक्सपीरियंस किया हो। बिल्कुल। और
अभी कुछ डिफरेंट तरह की गेम्स आ गई हैं। अभी के जो बच्चे हैं वो डिफरेंट तरह का बचपन, यकीनन वो भी अपना भरपूर बचपन एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन हमने तो एक ट्रांजिशन किया ना कि जब आपके पास सिर्फ वो लैंडलाइन की सहूलत मौजूद होती थी, उससे फिर हम अर्ली मोबाइल फ़ोन्स और फिर अर्ली मोबाइल फ़ोन से फिर कैमरे वाले फ़ोन और फिर कैमरे वाले फ़ोन से अब तो खैर पूरी दुनिया ही आ चुकी है हमारे फ़ोन में। उस ट्रांजिशन से है, वैसे बड़ा एक्सपीरियंस्ड है हम। मैंने यकीनन नीलम, ये जो हमारी जनरेशन थी ना, 1980 में किसी वक्त वो पैदा हुए हों, 81 से 89 के दरमियान, या इवन 94-5 तक भी। और चूँकि ये जो आपने बात की ना कि पूरी उन्होंने ट्रांजिशन देखी है, कि वो दौर भी उनको अच्छी तरह से याद है जिस वक्त बहुत ज़्यादा सहूलियात नहीं हुआ करती थी। जो ज़िंदगी है वो बहुत या किसी हद तक सादा ज़िंदगी थी। अभी अब जो आज जो सहूलियात हर फ़र्द को मुयस्सर हैं, वो पहले हर किसी को मुयस्सर नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ज़िंदगी तो गुजर रही थी ना। और शायद आज जब बैठ के हम जायज़ा लेते हैं तो हमें यही लगता है कि वो दौर ज़्यादा सुहाना था। फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता, और शुरू में तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन थी, लेकिन फिर हमने देखा कि अचानक ही सब कुछ तब्दील हो गया। टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट है उसके साथ हर फ़र्द की दस्तरस में जब ये तमाम जो नई ईजादात हैं वो आसान हो गई, और इंटरनेट जिस तरह से आया तो उससे वो तमाम चीज़ें ही बदल गई। अभी आज आप बैठ के अगर कोई 1970 से लेके 80-90 तक के भी अगर कोई नावल पढ़े ना, उस दौरान में जो लिखे गए थे, उर्दू नावल्स की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो आज का बच्चा अगर उसको पढ़े या लड़का पढ़े, वो उसके लिए शायद वो सर से गुजर जाए कि ये कैसे मुमकिन है कि भाई आपको एक जगह से दूसरी जगह पैगाम आपका पहुंचने में ही घंटे लग जाते थे या बाजू का दिन लग जाते थे। अभी तो एक बटन दबा के, आपको याद होगा अगर इमरान सीरीज़ आपको पढ़ने का मौका मिला हो तो उसमें जो जिस तरह से आजकल भी पढ़ रही हूँ इमरान सीरीज़, वो असल में ये यकीनन एक क्रेज़ है, और जो एक बार पढ़ लेता है। आप समझ नहीं रहे हैं। अच्छा। मैं वो जो 1 साल हो गया ना इमरान खान का जेल में, उसकी एक रोज़ सीरीज़ आती है, आज इमरान खान ने ये कह दिया, आज इमरान ने, उसमें भी यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा चार्म है। लेकिन बहरहाल नीलम, वो उस दौर की जब जो यादें हैं उससे जुड़ी, चाहे वो टीवी से मुतालिक वो यादें हों। अच्छा, टीवी से मुतालिक आपने बात किया ना, तो आज जो हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो अपना टीवी पे ही बुलेटिन कर रहे थे, इसकी वजह से थोड़े से ताख़ीर का शिकार हुए हैं यहाँ पे, लेकिन हम अब उनको रोक के ही रखेंगे ब्रेक के बाद तक। उनकी ख़ास बात ये है कि जर्नलिस्ट भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, डिबेटर भी हैं, हर फन मौला है, और बात करने का, डिबेट करने का हुनर जानते हैं, ख़बर पढ़ने का हुनर जानते हैं, ड्रामा को समझते हैं, और सबसे बड़ी उनकी बात यह कि एक तो एजुकेशन तो उन्होंने हासिल की ही है, अब वो आगे पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को। परफॉर्मिंग आर्ट्स के हेड हैं एक स्कूल में। उसके अलावा जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, UCP है, वहाँ पे भी वो बच्चों को मैथ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, और अभी उनका आगाज़, करियर का आगाज़ ही हुआ है। लेकिन ये जो सारा इसका हम ये कह सकते हैं ना कि एजुकेशन तो रोल प्ले करती है, लेकिन उनकी जिस घर में परवरिश हुई है, मुझे लगता है कि बचपन से ही शायद उनकी जीन्स में ही ये जो ड्रामा है, इससे मोहब्बत, कैसे लिखा जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो क्रेज़ है उनकी जीन्स में ही था। क्योंकि जो उनके वालिद मरहूम है, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, गयूर अख्तर, वो एक बहुत ही बड़े पाकिस्तान के स्टार थे, पाकिस्तान के लेजेंड हैं। उनके ड्रामे आप सबने देख रखे हैं, उनके ही साहिबजादे हैं उसामा गयूर। उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया उसामा ज्वाइन करने के लिए। आप माशाल्लाह से बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी सीरीज़ में उसके ऊपर बात करते हैं सीक्वेंस में, 1 बाय 1। सबसे पहले आपके जो वालिद मोहतरम हैं उनसे मुतालिक ही गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। कैसा महसूस होता है एक ऐसे इंसान के घर पैदा होना कि जो ख़ुद एक लेजेंड हो, जिसको आज सब्जेक्ट के तौर पे लोग पढ़ते हों, उसको देख के एक्टिंग सीखते हों, एक्टिंग समझते हों, कैसा महसूस होता है? अपनी फीलिंग्स अगर बताऊं तो शायद लफ्ज नहीं है, लेकिन उनका काम, उस काम का रेडियस वो इतना है कि उससे हम जब देखें, उसे पढ़ें तो सीखने को बहुत कुछ होता है, और हर बार कुछ नया एंगल या नई आइडियोलॉजी देता है। एज अ स्टूडेंट अगर बात करूं, एज ऑब्जर्वर बात करूं, एज अ टीचर बात करूं, कोई भी आप सोशल कैरेक्टर मुझसे मंसूब कर सकती हैं। तो काम उनका नो डाउट बड़ा है, ग्राफ उनका काफी हाई था अपने काम में, ऑब्जर्वेटरी स्किल्स इतने थे
कि वो जब हम उनके एक एक परत उतारते हैं तो फिर समझ आती है अच्छा यार इसका ये जाविया है, इसको कैसे करना है कंटिन्यू। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, बहुत सारे उनके हम असर दोस्त या जो उनके जूनियर्स जो आज बहुत बड़े नाम है वो भी इस बात का एतराफ करते हैं। एक और एग्जांपल दी जाती है कि जो बड़ा बरगद का दरख्त है उसके नीचे छोटे पौधे की कोई वैल्यू नहीं होती। तो मेरी भी वही इस वक्त हालत है। हाँ, अपनी बिल पर अपनी बिसात के मुताबिक कुछ कोशिश चल रही है और उसमें कुछ सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, कुछ आप जैसे सीनियर्स को भी देख के समझते हैं कि काम को कैसे बेहतर करना है। ज़बरदस्त उसामा, ये जो बात है ना, और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब एक बरगद का दरख्त होता है तो उसके नीचे जो पौधे हैं वो उसके बराबर तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन चूंकि वो दरख्त अपनी पूरी ज़िंदगी उनके ऊपर साया फिगन रहता है, उनको अपने हिसार में रखता है, तो यकीनन उसका कुछ असरात जो हैं वो उन पौधों पर भी आ ही जाते हैं। अच्छा उसामा, आपने ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मीडिया को ही ज्वाइन किया, न्यूज़ में आप अपना मुकाम पैदा करना चाहते हैं, टीचिंग भी इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन कभी कोई एक्टिंग की तरफ जाने का ख्याल, जब घर में एक लेजेंड हो, आपने उनकी लाइफ को देखा भी हो, उनके साथ बातचीत जो है वो रूटीन में होती हो, यकीनन उसमें एक्टिंग के ऊपर ड्रामा के हवाले से वो गुफ्तगू भी होती होगी, तो कभी खुद ख्याल नहीं आया? वो तो आपको शायद उंगली पकड़ के आपको एक्टर बना देते। नहीं सर, मैं इसमें एक वजाहत करना चाहूंगा, उंगली पकड़कर एक्टर बनने से बेहतर है कि कोई रेडी लगा ली जाए और इसके हलाल कमा ले। नेपोटिज्म पे बहुत डिबेट हो रही है, आप बहुत बेहतर जानते हैं, दुनिया भर में ये बात डिबेट में रहती है। ये काम ऐसा है, इसमें बेहतर है कि खुद अगर बढ़े तो हम ज्यादा अच्छा सीखते हैं। एक्टिंग की रही बात, शौक है, पैशन है, कोई शक नहीं, काम देखता भी। थिएटर को किया, समझा, कुछ टेलीफिल्म्स का हिस्सा बना, कुछ प्रोडक्शंस का हिस्सा बना, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आई डोंट नो, एक फील है कि दोनों मार्केट अब प्लेज हो चुकी है, मर्ज हो चुकी है। तो लगता है कि कहीं आने वाले वक्तों में अगर कोई मौका बनेगा तो जरूर मूव इन करूंगा, बल्कि साथ लेकर चलूंगा। जैसे अब अगर ड्रामेटिक्स को या थिएटर को, परफॉर्मिंग आर्ट में साथ लेकर चल रहा हूँ, हालांकि वैसे बात प्रोफेशन देखा जाए तो मैं न्यूज एंकर हूं, जर्नलिज्म से मेरा ताल्लुक है, लेकिन कुछ चीजें होती है जो साथ लेकर चली जा सकती हैं। कुछ शुरू में ही डायवर्जन का अंदाजा हो गया तो बेहतर लगा कि चलें जर्नलिज्म की तरफ, एंकरिंग की तरफ परस्यू करते हैं। तो शायद कुछ डिस्कशंस भी हुई, अपने आप को असेस भी किया, कुछ सीनियर से भी बातचीत की, तो उन्होंने कहीं खामियां भी बताई, कुछ खूबियां भी बताई। जब खूबियों को खुद समझा तो समझने के बाद अंदाजा हो कि अच्छा यार ये खामियां भी खूबियों में तब्दील हो सकती हैं। तो इसलिए शायद प्रोफेशन मेरा एंकरिंग बन गया, लेकिन एक्टिंग पैशन है, थिएटर नो मैटर है, तो बस हम कुछ इसी मैटर को सुलझा रहे हैं। अच्छा उसामा, आप हमारे साथ ही रहिएगा, मैंने आपसे ये भी पूछना है कि आपने अपने वालिद का कौन सा ड्रामा सबसे पहले देखा था और क्या उनकी एक्टिंग को देख के नोट्स बनाए, और बच्चों को अब आप क्या सिखा रहे हैं, ये सब हम जानेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हमारे स्पेशल गेस्ट उसामा क़य्यूर हमारे साथ हैं, जो कि मल्टी टैलेंटेड हैं और ख़ुद भी सहाफ़त की दुनिया में, ड्रामा इंडस्ट्री की दुनिया में काम सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, नई जो शमें हैं वो जला भी रहे हैं। उसामा, एक बार फिर से आपको वेलकम करूंगी। ब्रेक पर जाने से पहले वैसे मैं आपको अहमद इनकी एक अच्छी बात बताऊं, क्योंकि मैंने कहा था कि अब्बा का कौन सा ड्रामा देखा और क्या क्या सीखा। इनके अंदर इतनी आजिज़ी है, इतनी आजिज़ी और इतनी इज्जत से ये लोगों से मिलते हैं। मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी बात इन्होंने अपने वालिद से सीखी होगी, जिसके लिए मैंने सोचा कि मैं पहले ही तारीफ़ कर दूं। तो उसामा बताएं कि कौन सा ड्रामा देखा था अपने वालिद का, क्या सीखते हैं उसमें से, और फिर ये जो आपका अभी जो वेंचर है परफॉर्मिंग आर्ट्स को आप हेड कर रहे हैं एक स्कूल में, बच्चों के साथ उनको सिखाना इतनी अर्ली एज में ड्रामा या एक्टिंग या परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? वालिद साहब के वैसे तो बहुत से खेल हैं जो पसंद है और देखता भी, एंजॉय करता हूँ, सीखता भी, लेकिन जरा खेल की अगर तफसील आ जाए तो फिर सोना चांदी भी बहुत उम्दा खेल है। ख्वाजा एंड सन्स बड़ा डिफरेंट खेल था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक कैरेक्टर था उनका, जो घर दामाद होते हैं और खासतौर पे जो पंजाब के कल्चर में जो परवरिश होती है उनकी, जो उनको प्रोटोकॉल मिलता है, तो वो कैसे डील करते हैं, कैसे उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अब एनेकोलॉजिन बड़ा उम्दा खेल था, चूंकि वालिद साहब के करियर में बड़ी ट्रांजिशन थी। अगर मैं ही गौर करूं तो मुझे लग रहा था कि शुरू का कॉमेडी उन्होंने किया कुछ टाइम, और मुझे लग नहीं रहा था कि कॉमेडी से ये शिफ्ट होंगे। अगले प्लेस देखता हूं तो आगे बहुत सीरियस किरदार भी किया उन्होंने, पतझड़ था, राहें था। अब वो जब प्लेस हम देखें तो फिर हम कहते हैं यार ये तो और ही डिफरेंट है, बड़ा एग्रेशन भी है, एक्सप्रेशन भी इतना इंटेंस है
कि जो अगला जो कैरेक्टर है, ओपोनेंट है, राइवल है ड्रामा के अंदर, अब वो किससे रिस्पॉन्स करेगा। फिर उनसे भी खैर कुछ इस बारे में बातचीत हम सुनते थे, होती भी थी, तो वो बताते थे कि वो कैसे रिहर्स करते थे, मैनेज करते थे कैरेक्टर्स को, और साथ वाले कैरेक्टर को कैसे सिंक करते थे। तो कुछ चीजें ऑन रिकॉर्ड बहुत सी पसंद है जो ड्रामे मैंने आपसे अर्ज की है, और कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बड़े मजे मजे के काम के हवाले से प्रोफेशनल गॉसिप जो लर्निंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी सुनने को मिले। रही बात मेरे एक्सपोजर की ड्रामा के हवाले से, क्योंकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से रोल ऑफ ऑनर के लिए रिकमेंडेड हूँ, और उसके अलावा भी थिएटर का मेरा बैकग्राउंड था। तो जब मैंने स्कूल को ज्वाइन किया थी, डेमोक्रेटिक स्कूल को, इसमें कोई शक नहीं, 3 से 12 साल का एक ग्रुप था और 11 से 16 साल के एक अलग ग्रुप था, यानी 2 ग्रुप्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। अब बच्चों को बच्चों के मुताबिक पढ़ाना ये मुश्किल इसलिए है कि बहुत सारे हमारे एल्डर्स ऐसे हैं, हमारे सीनियर्स ऐसे हैं जो अपने पर्सोना से बाहर नहीं आते। तो शायद मेरी एक वो शरीर हिस्सा है, वो मुझे लगता है कि इस मौके पर काम आई है। बच्चों के साथ बच्चा बन के शरारतें भी कर रहा हूँ, खेल भी रहा हूँ, चेहरे भी बना रहा हूँ, चिढ़ा भी रहा हूँ, दौड़ भी रहा हूँ, भाग भी रहा हूँ, फ्रीज एक्सरसाइज तो उसमें भी फ्रीज हो गया हूँ, और बेतुकी सी मूव बनाकर फ्रीज हुआ, जिसमें बच्चा एंटरटेन भी हुआ है और वो सीख भी रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बच्चों के साथ बिल्कुल उनकी एज ग्रुप में ही मैं फिट होकर अगर उन्हें सिखाता हूँ तो तभी कामयाब हूँ, और शायद कुछ हद तक इसलिए मैं इस वेंचर में सक्सेसफुल जा। यकीनन। अच्छा उसामा, आप चूँकि ड्रामा आपने पढ़ा, उसको पढ़ा भी रहे हैं, जानते हैं अच्छी तरह से, आज का जो पाकिस्तानी ड्रामा है आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उस हवाले से कुछ आपकी राय जानना चाहूँगा। अमूमन ये बात की जाती है कि जो पहले पाकिस्तानी ड्रामा था वो बहुत सिंपल था, उसमें बेसाख्तगी भी थी, उसमें एक ख़ास तौर पे जब घरों का जो ट्रू एक माहौल होता है, फैमिली का जो माहौल होता है, उसी तरह का वो माहौल नज़र आता था। अगर सादा घर है तो वो सादा ही होता था, जिस तरह अमूमन पाकिस्तान के घरों में होते हैं। पंजाब का कल्चर दिखाया तो वो उसी तरह से होता था जो हमारा या आपके घर का कल्चर होगा। लेकिन अब जो है वो शायद हर चीज़ को कोई एक तरह का ही सांचे में ढाल दिया गया है कि अगर मेकअप होगा तो वो एक तरह का ही होगा, या बस मेकअप होगा, चाहे रात का भी सीन है तो वो मेकअप के बगैर आपको नज़र नहीं आएंगे उसमें जो एक्टर्स हैं, या जो घर हैं वो हमेशा आलीशान घर ही ज़्यादातर नज़र आया करेंगे। एक और भी चीज़ ऐड कर दूं कि जैसे एक्ट्रेसेस हैं वो एक ही जैसी जो दिखती हैं वो नज़र आ रही हैं, एक्टर्स जो हैं वो एक ही तरह के नज़र आ रहे हैं। पहले जो हमारे पीटीवी के ड्रामे जो दुनिया भर में मशहूर थे उसमें लाइक कोई अगर 50s में वो भी एक्टिंग कर मेन रोल्स कर रही हैं, कोई डिफरेंट दिखते हैं, कोई बहुत लंबे हैं, कोई हर एक की जो अपनी पर्सनालिटी की जो ट्रेड्स थी उसके साथ डिफरेंट तरह के लोग आते थे। अब एक ही तरह का ऐसा लगता है कि वो स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है अगर सिर्फ लुक्स की बात की जाए तो। अच्छा, होता ये है जो 2 टाइप्स बताई जाती हैं एक्टिंग की, एक होती है पर्सोना एक्टिंग और एक है मेथड एक्टिंग। जिस तरह आप फरमा रही हैं और ज़ाहिर आपकी पॉइंट करने की बात कही। अब होता यह है कि जब हम देखते हैं कि एक परफॉर्मर अपने पर्सोना से ही बाहर नहीं आता तो वो कैसे कोई कैरेक्टर का स्केच अपने पर अडॉप्ट करे। पाकिस्तान टेलीविजन की जो हमारा की बात करते हैं, कुछ खेल जो मैंने भी गिनवाए हैं, उन तमाम खेलों की अगर तारीख देख लें, आप उन एक्टर्स से मिल लें, उनसे बात कर लें, तो वो कहते थे कि कितने कितने दिन स्क्रिप्ट रीडिंग्स होती थी। वो कैरेक्टर स्केच जहन में डिजाइन करते थे। अच्छा यार ये किरदार है, इसकी मैंने कंटिन्यूटी क्या रखनी है। मुनव्वर ज़रीफ साहब का ज़ाहिर है सब उन्हें जानते हैं, उनको मानते हैं और कॉमेडी में बड़ा मकाम है, तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो अंदरून और जाकर कैरेक्टर ऑब्जर्व किया करते थे कि कंटिन्यूटी मैंने क्या रखनी है। अच्छा यार 40 में 40 पिक कर ले। हमें कोई ज़ाहिर ख्वाब नहीं आएगा किसी किरदार का कि ऐसा किरदार अदा कर लो तो आप पॉपुलर भी हो और किरदार का हक अदा हो जाए। प्रॉब्लम ये आती है जो आज का है। एक तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कमर्शियलिज्म का। कोई भी मतलब इंडस्ट्री का कोई पिलर है, कोई स्क्रीन है, कोई चैनल है, वो कहता है कि मैंने वो टॉपिक्स ज़रा उनको पोर्ट्रे करना है जो दिखें ज्यादा, उसमें इंप्रेशन ऐसा ना हो जो सबकाम हो, बस जो दिखना चाहिए, जो लोगों की डिस्कशन में आना चाहिए। आजकल की जो हमारे इस एरा में जो काम करने वाले दोस्त हैं, हमारे सीनियर्स हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं, उनकी गुफ्तगू आप सुन लीजिए तो उसमें वो कभी ये नहीं कहेंगे कि हमने कैरेक्टर पर काम करने के लिए इतने दिन लिए, इतने घंटे लिए, इतने मिनट लिए, ये बात नहीं कहते। और शायद यही वजह है कि उन्होंने कोई कैरेक्टर ऐसा किया भी नहीं अभी तक। कोई ऐसी स्ट्रीमलाइन में कैरेक्टर्स नहीं मिलते कि जिन्हें देख कर कहें कि यार वाह ये हक अदा कर दिया। तो हम एक तो और बात ये भी है कि हम शायद जो पुराना हमारा दौर है या अब का दौर है उसका मुवाजना इसलिए भी नहीं कर सकते कि टेक्नोलॉजी का फर्क था। लेकिन टेक्नोलॉजी के फर्क ने कभी ये नहीं कहा कि आप रिहर्सल ना करें।
आप शूट के दिन एग्जैक्ट उस टाइम पर आए और टिक टिक 1 2 3 शूट स्टार्ट और उसके बाद गायब और 10 रीटेक देखकर आए। और अब एक और प्रॉब्लम हो गया, चूंकि ज़ाहिर मसरूफियत होना बड़ी अच्छी बात है, एक्टर्स की ज़ाहिर काम कर रहे हैं और पैसे कमाने हैं उन्होंने, लेकिन अब एक बड़ी टेक्निक आसान सी आ गई है कि जी फलां साहब अदाकार या अदाकारा अवेलेबल नहीं है तो आप एक चीट शॉट कर लें, मैं चेहरा इधर कर लेता हूँ, अब वो समझे कि मेरे सामने इमेजिनरी खड़े हैं, ये खड़ी हैं, मैंने मुकाल में रिकॉर्ड करवा दिया, अपने डायलॉग रिकॉर्ड करवा के मैं गया। तब फील आती ही नहीं। जो टेक्निकल ऑब्जर्वर है टीवी के, वो स्क्रीन जब देखते हैं उन्हें पता चल जाता है यार ये चीट शॉट है, ये सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं खड़ा, इसने वैसे रिकॉर्डिंग टाइम बचाने के लिए करवाई है, या जो सामने वाला परफॉर्मर है, इस तरह कैरेक्टर है, ये एक्टर है, वो अवेलेबल नहीं था, मैं इन्होंने इस तरह काम मुकम्मल किया है। प्रॉब्लम यह है कि कमर्शियलिज्म, दूसरा यह है कि वक्त बचाने की इतनी हमें दौड़ बन गई है कि हम वो इसके अंदर से जो प्योरिटी है इस काम की, वरना कैरेक्टर वर्क में कितने दिन लगते थे। इसलिए आप देखिए पाकिस्तान टेलीविजन के बेशतर प्लेस में हर एक्टर की अपनी आइडेंटिटी थी, उसमें ये नहीं होता था ये फ्लाइटर से मिल रहा है, फ्लाइटर को फलाने कॉपी किया है। हर एक्टर आप निकाल लीजिए, आंगन टेढ़ा अभी मुझे याद आ रहा है, सलीम नासिर अल्लाह बख्शे, अब उसमें उन्होंने एक वो जनाना मर्दाना मिक्स का कैरेक्टर उन्होंने किया है और वो घर के एक वो नौकर बने थे। अब उनकी आम जिंदगी, उनका इंटरव्यू देख लीजिए आप यूट्यूब पर, भैया क्या और प्लेस देख लीजिए यूट्यूब पर, वो जमीन आसमान का फर्क है उस कैरेक्टर से। हमारा एक और प्रॉब्लम है, हम एक कैरेक्टर जब करते हैं हमारे परफॉर्मर तो उस ऑरा में से ही नहीं निकलते। आप दूसरे कैरेक्टर्स देख लें तो उसमें भी वो फ्रेग्रेंस आ रही, फ्रेग्रेंस कहना मुनासिब है कि नहीं, लेकिन मैं कहूंगा कि वो खुशबू आ रही होती है कि यार इसने ये फलां ड्रामा में किया करो, अब भी इसकी वही फील, वही लुक है, अटायर वही है। हाँ, एक आखिरी बात इस मौजू पर जो सवाल आपका, हमें अपनी ब्यूटी के हवाले से कॉन्शियस होना चाहिए, लेकिन जो कैरेक्टर डिमांड कर रहा है बेहतर है कि हम उसको पहले पूरा कर लें, ना कि ये देखें कि मेरा चेहरा यूं है तो चिपा आ जाएगा। सॉरी ये मैं स्लैंग कह रहा हूं, लेकिन ये सच है कि ऐसे करूंगा तो ये मेरा प्रोफाइल लुक नहीं ठीक आएगा, यूं मैं करूंगा यूं नहीं ठीक आएगा। एक्टर अगर किसी टेक्निकल पर्सन के साथ लाइट पर झगड़ रहा है, इसका मतलब है कि वो परफेक्ट जरूर है, वो काम को जानता है, लेकिन ये मतलब नहीं कि सिर्फ वो अपनी ब्यूटी के लिए लड़ता है। मोहम्मद कबीर खान साहब की मैं मिसाल दूंगा, अल्लाह बख्शे, उनके बारे में हमने सुना है, उनको कुछ देखा भी, उनके साथ काम करने का एजाज हासिल हुआ था रेडियो के प्ले के लिए। एक तो खूबसूरती है थी सीनियर्स की, जो पहले काम में टाइम के पाबंद थे, दूसरा टेक्निकली चीजें बहुत जानते थे और साथ वाले को गाइड करते थे। लेकिन उसमें ये नहीं होता था कि वो सिर्फ अपनी ब्यूटी पर वो मतलब सोच विचार करते थे, उसका होता था कि जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, जो 24 करोड़ आज के दौर की हम काउंट करते हैं पाकिस्तान की ऑडियंस, उसके लिए जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं वो किस लेवल की है, क्या इंप्रेशन देगी। और एक बात इसमें और आ जाती है कि वो फैमिलीज जो देख रही हैं उन पर क्या इंप्रेशन देगी। ये लो बिल्कुल। अच्छा उसामा, एक और मुझे बात बताएं कि ऑब्वियसली मैं तो ऑब्वियसली एक व्यूअर हूँ और मैं समझना चाहती हूँ कि एक्टर क्या आप नेचुरल, आपके अंदर कोई टैलेंट होता है, गिफ्टेड होते हैं कि आप, कुछ लोग लाइक बॉर्न ही एक्टर होते हैं कि उनके अंदर होता है ये टैलेंट, या आप रिहर्स करके भी अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, पढ़कर एकेडमीज में जाकर जैसे सीनियर्स की रहनुमाई लेके फिर भी बन सकते हैं? क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि अगर मैं सोशल मीडिया पे जाऊं या आसपास नज़र दौड़ाती हूं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ अगर आप अच्छे दिखते हैं और आपके कुछ मिलियन फॉलोअर्स हैं तो ही आप अच्छे और बड़े एक्टर, तभी आपको लीड रोल्स मिलेंगे। इसीलिए हमने देखा कि जो नौजवान एक्टर्स भी आ रहे होते हैं उनका पूरा फोकस ये होता है कि हमारी ये जो आप प्रोफाइल की बात कर रहे थे कि हमारी साइड प्रोफाइल अच्छी आ जाए, हमारी राइट प्रोफाइल अच्छी आ जाए, ये अच्छा आ जाए, वो अच्छा आ जाए। वो इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ का शिकार है कि वो अपना जो किरदार है उसके ऊपर कभी फोकस ही नहीं करते। जो प्योरिटी का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया था बड़ा ही खूबसूरत, वो प्योरिटी कैरेक्टर्स की नज़र नहीं आती। फिर प्रॉब्लम में ये है तो समझें कि सब एतराफ़ करते हैं, डिजिटल मार्केट जब आई है, डिजिटल मार्केट का आना बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए अर्निंग रिसोर्सेज बढ़े हैं, हमारे लिए प्लेटफॉर्म्स आए हैं, हमें अब वो कसरत नहीं करनी पड़ती कि जाकर हम सीवी देते हैं, ऑडिशन देते हैं। अगर हम कैपेबल है, टैलेंटेड है और कंसिस्टेंट है तो हम डिजिटल पर अपना लोहा बनवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इट डजंट मीन कि कोई भी बेतुका आदमी या बेतुका कोई भी मतलब सिर्फ कह लीजिए, मतलब और ना कॉन्टेक्स्ट में बात जाए, अब वो सिर्फ कंसिस्टेंट है, चाहे बेवकूफी में है, अहमदपन में है, अब वो डजंट मीन कि वो बहुत काबिल। टीवी या कोई भी जो मीडियम्स हैं जिन पर ज़ाहिर है आपने भी एक अर्सा काम किया है, आपने देखा भी है, ऑब्जर्वर भी आप जानती हैं और जानते हैं, एक प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है, एकेडमी में काम करने का प्रोसेस, सीनियर से बात करने का प्रोसेस। आप वो बात सच है कि उस्ताद के बगैर हम कहते हैं कि कोई भी फन हो तो उसमें परफेक्ट नहीं हो सकते जब तक कोई हमें गाइडलाइन देने वाला ना।
हमारी अब मार्केट अब इस नहज पर पहुंच चुकी है कि अब जो इन्फ्लुएंसर है, इस टर्म को हम यूं और कंप्रेस कर लेते हैं, जो इन्फ्लुएंसर है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर कोई भी बात कर सकता है, चाहे वो उसके पास डिग्री हो इंजीनियरिंग की लेकिन वो बात करो मेडिकल साइंसेस। अब ये दौर आ गया, ये भी खैर पढ़ी लिखी एग्जांपल है। आप यूं कह लीजिए कि जिसके पास शऊर नाम की कोई चीज नहीं, चले तालीम तो एक बेवकूफ के पास भी होती है, शऊर ही नहीं, वो भी किसी प्लेटफॉर्म पर आकर इन्फ्लुएंसर बनकर भी बात कर सकता है, कर सकती है। तो टीवी ड्रामा इंडस्ट्री में अब ये प्रॉब्लम आ चुका हुआ है कि जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, ये बहुत सारे एक्टर भी ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं बात कि जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं उसे अप्रोच किया जाता है। आप टीवी पर एड इंडस्ट्री में देख लीजिए, एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या करती है, वो देखती है पॉपुलर कौन है, डिजिटल पे फलां पॉपुलर अच्छे यार अप्रोच करें, यार हमने एक रिकॉर्डिंग करनी है। वो अब ज्यादातर उन इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच किया जा रहा है सिर्फ पॉपुलैरिटी की बेस पे। प्रॉब्लम ये है कि ये वो बात फिर यहाँ आ जाती है, चाहत फतेह अली खान की एग्जांपल आ रही है कि हम चाहत फतेह अली खान को भी सिंगर डिक्लेयर कर दिया हमने। कोई कहता है कि यार उसने तो एल्बम लॉन्च किया, तो यहीं पर शफकत अमानत अली ने एक जगह पर कह दिया था कि भाई खुदा का खौफ करें, एल्बम लॉन्च करने में जिंदगियां लग जाती हैं, ये कौन बेवकूफ है जो उसके क्रेडिट पे एल्बम डालता है। वो अपने लिए, अपनी दिलजोई के लिए, अपने शौक के लिए, अपने दोस्तों में महफिल जमाने के लिए गुनगुना लेते होंगे, माजरत गुनगुनाना कह रहा हूँ, लेकिन हम उसको पोटेंशियल या टैलेंट के साथ नहीं मर्ज कर सकते। हमारी एक्टिंग इंडस्ट्री में भी देखें, ट्रेनिंग की जरूरत है, हमें फुटवर्क सीखने की जरूरत है, हमें एक्सप्रेशन कितनी वेरिएशंस में दिया जा सकता है उसको सीखने की जरूरत है, कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके नोट्स कैसे बनाए जाते हैं और कैरेक्टर के वो ट्रेट्स को पिक करके डाइजेस्ट कैसे किया जाता है, वो हमें सीखने की जरूरत है। हमें सिर्फ पॉपुलर होकर मार्केट में आकर मार्केट। अब एक और चल एग्जांपल, हम हॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करते हैं, टॉलीवुड तमिल इंडस्ट्री की बात करते हैं, पंजाबी इंडस्ट्री। अब वहां पर देखिए क्या वहां पर सिर्फ पर्सोना एक्टर नजर आते हैं। पर्सोना एक्टिंग से मुराद ही है, मैं ये बल्कि इसमें वजाहत करना चाहूंगा कि सिर्फ हमारा अपना और अपनी प्रेजेंस हमें मिले, उसमें कैरेक्टर वाली फील ना हो। मेथड एक्टिंग से मुराद ये होता है कि सिर्फ वो एक्टर जो कि मुख्तलिफ ट्रेड्स को पिक कर लेता है और हम कहीं कहते हैं यार ये अगर पागल बना है तो ये प्योर पागल लग रहा है क्योंकि ऐसे पागल हमने देखे हैं, रिजेम्बलेंस होती है, वो प्योर एक्टिंग में आ जाता है। तो ये जो दो एक्टिंग जॉनर है, हमें सिर्फ यहाँ पर पर्सोना एक्टिंग नजर आती है, बाकी सारी इंडस्ट्रीज हैं। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म देखें, आप चले मैं आपसे कर देता हूँ ये बात, ये सवाल, क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म सिर्फ पर्सोना एक्टिंग पर या मोनोटनस वाले टॉपिक्स पर, जिन टॉपिक्स में है ही मोनोटनस, नींद घराना है, वहां पर 3-4 फैमिली मेंबर हैं और वो मेकअप में ही वो बेड से उठे, आज मैं चाय पीना चाहूंगा, आज मैं कॉफी पीना चाहूंगा, बैग उठाया खुश्क सा, दफ्तर चले गए, दफ्तर का दरवाजा क्रॉस, सर आइए बैठिए। ये ड्रामा हमारा सिर्फ इस दायरे में तो नहीं है, गरीब के अलावा एक मिडिल क्लास के भी घर की कहानी दिखा सकते हैं। हम इंडिया की कई मौकों पर वाह करते हैं कि वो कौन से कॉन्सेप्ट कैसे ले आते हैं हमारे सामने। ये 12th फेल एक फिल्म बड़ी पॉपुलर है, उस पर बड़ी डिबेट होती रही है। अब वो जब हम देखें तो उसमें मतलब ये हमारे यहाँ टॉपिक्स नहीं बन सकते। क्या हमारे यहाँ अकेडमी माफिया नहीं है? हमारे यहाँ क्या ये मतलब जितना भी एजुकेशन सेक्टर में खासतौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में माफिया नहीं है जो काम कर रहा है। बिल्कुल, टॉपिक्स बहुत से हैं, कोई शक नहीं, रोटेट होते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए और हमारे मार्केट इन्फ्लुएंसर्स क्या चले, वेरी इम्प्रेसिव। और हम मुझे तो ऐसा लगा है कि आज ड्रामा पे मेरी फर्स्ट क्लास हो गई है। सो प्राउड ऑफ यू उसामा, इसी तरह से बेहतरीन काम करते रहे। आज आपके ये न्यूज़ एंकरिंग वाले करियर के ऊपर ज़्यादा बात नहीं हो सकी, लेकिन बस आखिर में जाते जाते, क्योंकि आपने उसके बाद आप ऑफिस में अपना काम भी करना होगा, कैसा जा रहा है ये न्यूज़ एंकरिंग का करियर? एक तरफ आप ड्रामा, किरदार, मेथड, पर्सोना, ये वो, और एक तरफ रोना धोना जो न्यूज़ का काम है, ये कैसे हो रहा है साथ में? ये समझ लें, ये प्रोफेशन में रोना धोना, गिरिया करना, ये मौरूसी चल रहा है। पहले आपने भी इस इंडस्ट्री में ये किया और बल्कि जो लेवल आप छोड़ के गए उसे बीट करना एक तो बड़ा मुश्किल है, मैं साफ कहूंगा, इतनी डाइवर्सिटी हमने नहीं किया। दूसरी बात ये है, अब हम ज्यादा रोना धोना कर रहे हैं। एंकरिंग एक बड़ा मजे का आर्ट है, लेकिन अगर आर्ट समझा जाए, शायद अब ये आर्ट भी बस कंप्रेस करके वक्त गुजारी के तौर पर देखा जा रहा है। जो आप जैसे सीनियर्स को देखकर एक क्राफ्ट हमें मालूम होता था, चीजें बदल गई। कोशिश कर रहा हूँ अपनी विल पर कि कुछ नया हो। हाँ, ये अपनी थोड़ी सी एनर्जी बहाल रखने के लिए, एनर्जाइज रखने के लिए कुछ ऐसे मीडियम्स पर भी काम कर रहा हूँ, कुछ देखता हूँ, कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, कुछ अच्छे दोस्तों को, सीनियर्स को सुनने की कोशिश करता हूँ। बट एंकरिंग बेहतर चल रही है। साहिश है, दुआ है कि ये प्रोफेशन और उसी तरह स्किल में हो, उसी तरह के पोटेंशियल में वापस आए, जैसा कि आप सबने ट्रेंड सेट किया और बाद में ट्रेंड छोड़ा। सही, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया।
ये उसामा हमारे साथ थे और जैसे कि हम इनके वालिद की भी बात कर रहे थे और क्या बड़े बड़े अच्छा गयूर अख्तर साहब, हाँ ये यकीनन जो मशहूर उन्होंने जिक्र भी किया उसमें जो सोना चांदी जो था ना, अब वो तो एक ऐसा प्ले है जिसने उस वक्त देख लिया था, अगर आज भी आप उसको बिठा देना और वो शायद तमाम जो एक साथ हैं, हाँ, और तमाम एक साथ वो एक ही नशिस्त में देख सकेगा। और एनक वाला जिन बिल्कुल अच्छा चले, वो तो बच्चों के लिए था ना। इसके अलावा भी एक तवील फहरिस्त है और चूंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे लगी नीलम उसामा की बातों में भी कि गयूर अख्तर साहब के हवाले से भी है, जो उनके हम असर जितने फनकार थे ना, वो हर करैक्टर में अपने आप को ढाल लेते थे, उसको अपने आप को या उस करैक्टर को खुद में जज्ब कर लेते थे। और उसके बाद और यकीनन ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने स्क्रिप्ट पढ़ा और आपके ऊपर बस वो तारी हो गया, उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए, उसके लिए आपको सोचना चाहिए, उसके लिए आपको वक्त लगाना पड़ता है और वो लोग करते थे। शायद इसी वजह से वो ड्रामे कामयाब थे कि वो कोई ये दौड़ नहीं थी कि जी आपने हर हफ्ते इतनी एक साथ जो है वो प्रोड्यूस करनी ही करनी है, या एक चैनल जो है उसमें पहले हम तो यही देखते ना, एक रोज़ में एक चैनल होता था तो एक ही ड्रामा नशर होता था, लेकिन अब तो एक चैनल के ऊपर शायद 4-4, 5-5 ड्रामे भी डेली नशर हो रहे हैं। प्लेटफॉर्म्स कितने बढ़ चुके हैं, ऑनलाइन ड्रामा वो मुकम्मल तौर पे अलग है, उसके ऊपर अलग से आ रहे होते हैं। तो शायद इस वजह से कि हमने कंपटीशन इतना बढ़ा दिया कि वो क्वालिटी नहीं रही और अब नाजरीन के पास भी देखने के लिए ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूंकि वो सारी एक जैसी हैं तो शायद फिर उन सब में सबको ही कुछ ना कुछ हिस्सा मिल जाता है। बिल्कुल। खैर बड़ी ये एक अच्छी गुफ्तगू रही। कुछ जो लबनान की सूरत हाल है उसका भी अहवाल जान लेते हैं। गज़ा में और लबनान में अब कोई फ़र्क नहीं लग रहा जिस तरह से वहाँ पर खून की होली खेली जा रही है। क्या लेटेस्ट अपडेट हैं, दिखाते हैं आपको। Full-scale war is not in anyone's interest. Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible. In fact, it remains the only path to lasting security, to allow the residents from both countries to return to their homes and the border safely. And that's what we're working tirelessly to achieve. So I call again for restraint and de-escalation at the border between Lebanon and Israel. We should all be alarmed by the escalation. Lebanon is at the brink. The people of Lebanon, the people of Israel, and the people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza. I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you, it's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. लबनान के जनूबी और मशरकी इलाकों में इसराइली फौज ने अंधाधुंध बम बरसाए जिसमें मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया है। लबनान में होने वाली फ़ज़ाई कार्रवाइयों में 58 ख़वातीन, 36 बच्चे और 2 पैरामेडिक स्टाफ और तालिबात भी शामिल हैं। بالحصيلة المحدثة لوزارة الصحة للاعتداءات اللي صارت وخاصة لاعتداءات امبارح، نحن لحديت هاللحظة هاي وزارة الصحة صارت مسجلة 558 شهيد، بينهم 50 طفل و94 امرأة. अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाई कार्रवाइयों के बाद मुतासिरा इलाके मलबे का ढेर बन गए, जबकि वहाँ से सैकड़ों शहरियों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। आज भी इसराइली फ़ौजियों ने लबनानी शहरियों को टेक्स्ट मैसेजेस भेजे थे जिसमें उन्हें हिज़्बुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल घरों और इमारात से दूर रहने की हिदायत की गई थी। इस वक्त लबनान में अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिस है। निगरान वज़ीर आज़म नजीब मैकाती ने कहा कि लबनान के खिलाफ जारी इसराइली जारहियत हर लिहाज से नस्ल कुशी के साथ एक तबाहकुन मंसूबा है जिसका मकसद देहातों और कस्बों को तबाह करना और तमाम सब्ज़ाज़ारों को ख़त्म करना है। उन्होंने बाअसर मुमालिक से एक मरतबा फिर अपील करते हुए कहा है कि वो इसराइली जारहियत रोकने के लिए कोशिशें करें। If you look in the sky, you can hear the airplane during
during the day, 24 hours a day. ये नीलम बिल्कुल वही मनाजिर जो हमने इससे पहले गज़ा में देखे हैं और ख़ास तौर पे जिस तरह से बच्चों को ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है, अब वही पूरी जो एपिसोड है वो रिपीट करने की कोशिश की जा रही है लबनान में भी। और हमने देखा जर्नलिस्ट को भी जैसे वहाँ पे निशाना बनाया गया। ये आखिरी जो मंजर था लबनान में, एक जर्नलिस्ट जो इराक़ की टीवी को लाइव इंटरव्यू दे रहे थे उनको उस दौरान में निशाना बनाया गया। तो इसराइल वही कुछ कर रहा है जो इससे पहले गज़ा में कर चुका है, लेकिन अब आलमी रहनुमाओं को उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इसको बढ़ने से रोका जा सके ताकि खुदा ना खास्ता ये जो अमवात हैं ये ज़्यादा ना हो। इस बारे में जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो अपने नाज़रीन तक हम पहुंचाते रहेंगे। अभी शो का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।